नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। योगी सरकार ने पिछले 100 दिन में क्या कामकाज किए, क्या उनकी उम्मीदें थी, क्या उनके टारगेट अचीव है, इसी पर बहस करने के लिए आज की इस चर्चा को आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि योगी सरकार ने जब 100 साल सरकार बनी थी तो 100 साल का टारगेट अपने मंत्रियों को दिया था। कहा था कि 100 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर आपको ये टारगेट अचीव करने हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग हिदायत दी गई थी और उनसे कहा गया था कि सचिव प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, मंत्री स्वयं प्रेजेंटेशन देंगे। और उस प्रेजेंटेशन में एक खाका खींचा गया था कि 100 दिन में वे क्या कर सकते हैं। इन 100 दिनों की कार्य योजना को लेकर के जो सबसे पहला काम हुआ कि कानून व्यवस्था पर बदस्तूर जारी रहा योगी का बुलडोजर। इसके अलावा गरीबों को राशन की योजना बढ़ा दी गई और भी बहुत सारे फैसले लिए। रजिस्ट्री को लेकर के थे, रोजगार मेले का आयोजन किया गया, इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई जिसमें एक बार फिर आगामी 2 साल में 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की एक योजना बनी है। वो कितनी धरातल पे उतरेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये 100 दिन का खाका है। सरकार कितनी सफल रही, कितनी विफल रही, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे और अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल संजय चौधरी जी से करते हैं। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों को आप किस रूप में देखते हैं? उपलब्धियां क्या खास रहीं? आप पहले अपनी उपलब्धियां बताइए, उसके बाद हम मनोज यादव जी से पूछेंगे कि उन्होंने विपक्ष के नाते इस सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देखा, किस तरीके से वो इसको परिभाषित करते हैं और आने वाले समय में वो सरकार के कामकाज को लेकर के उनका एजेंडा क्या है। संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने के कारण हम अगर इन 100 दिनों की विवेचना करना चाहेंगे तो इन 100 दिनों में ही के पूरा होने के पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से जनता की अदालत में विश्वास पाया है। और रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव का परिणाम ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के काम पर विश्वास करते हुए ऐसी जगहों पर हमें विश्वास की चरम सीमा पर पहुंचाया है जो निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक पंडितों के द्वारा बड़े दुरूह कहे जाते थे, असंभव कहे जाते थे, हमारे विरोधी दल की विचारधारा के गण कहे जाते थे। उनके विपक्ष के बड़े बड़े आलंबरदार उन संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते थे। मुझे लगता है कि वहां की जनता ने भी उत्तर प्रदेश की जनता के विधानसभा में दिए गए परिणाम के बाद और बड़े परिणाम भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र में विश्वास करने के कारण उत्तर प्रदेश की जनता के जनादेश का एक बार फिर से प्रतिफल ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को मिला है जो राजनीतिक पंडितों को निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करने वाला रहा। तो मैं समझता हूं कि इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो करके दिखाया और जनता ने उस पर अपने विश्वास की मोहर भारतीय जनता पार्टी को लगाई है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में 100 दिन के कार्यकलाप का इससे बेहतर परिणाम नहीं हो सकता कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने असंभव से संसदीय क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। यह विश्वास भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा पर जनता के का जनादेश है। जनता विकास चाहती है और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है। मैं समझता हूं कि इन 100 दिनों का सबसे बढ़िया विश्लेषण लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है और भारतीय जनता पार्टी को असंभव से संभव करने वाले परिणाम दिए हैं और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में परिणाम दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव और कठिन कहे जा सकते हैं। ठीक है मनोज जी, संजय जी ने तो अपनी उपलब्धियां गिना दी। समाजवादी पार्टी इन 100 दिनों को किस रूप में देखती है? दूसरा एक सवाल यह भी उठता है कि इन 100 दिनों के भीतर ही रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव हुए और ये सीटें तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट थी।
इन सीटों पर तो कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आजमगढ़ तो अखिलेश यादव स्वयं छोड़ करके आए थे। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर कब्जा कर लेती है तो जाहिर है जनता ने जो योगी सरकार के कामकाज है उस पर मुहर लगाई है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं, आपका आकलन क्या है, और आप भारतीय जनता पार्टी के इन 100 दिनों के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे? देखिए, मनोज, भारत के लोकतंत्र में इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने कि किसी चुनाव को जीतने के उपलक्ष्य में या उपलब्धि में ये कहा जाता है कि साहब देखिए हमारी सरकार बहुत बेहतर चल रही है। ये तो वही वाली दिशा और दशा वाली स्थिति सामने आ गई तो कि हम साहब पहाड़ की बात और पहाड़ियों की आवाज, इतिहास के झरोखे से वर्तमान के सच तक, सर्पीले रास्तों से लेकर सत्ता की गलियों तक, राजनीति की पल पल की खबरें, सियासत के बीच सरोकार की बातें। नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। योगी सरकार ने पिछले 100 दिन में क्या कामकाज किए, क्या उनकी उम्मीदें थी, क्या उनके टारगेट अचीव है, इसी पर बहस करने के लिए आज की इस चर्चा को आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि योगी सरकार ने जब 100 साल सरकार बनी थी तो 100 साल का टारगेट अपने मंत्रियों को दिया था। कहा था कि 100 दिन के अंदर आपको ये टारगेट अचीव करने हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग हिदायत दी गई थी और उनसे कहा गया था कि सचिव प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, मंत्री स्वयं प्रेजेंटेशन देंगे, और उस प्रेजेंटेशन में एक खाका खींचा गया था कि 100 दिन में वे क्या कर सकते हैं। इन 100 दिनों की कार्य योजना को लेकर के जो सबसे पहला काम हुआ कि कानून व्यवस्था पर बदस्तूर जारी रहा योगी का बुलडोजर। इसके अलावा गरीबों को राशन की योजना बढ़ा दी गई और भी बहुत सारे फैसले लिए रजिस्ट्री को लेकर के थे। रोजगार मेले का आयोजन किया गया, इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई जिसमें एक बार फिर आगामी 2 साल में 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की एक योजना बनी है। वो कितनी धरातल पे उतरेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये 100 दिन का खाका है। सरकार कितनी सफल रही, कितनी विफल रही, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे, और अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल संजय चौधरी जी से करते हैं। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों को आप किस रूप में देखते हैं? उपलब्धियां क्या खास रहीं? आप पहले अपनी उपलब्धियां बताइए, उसके बाद हम मनोज यादव जी से पूछेंगे कि उन्होंने विपक्ष के नाते इस सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देखा, किस तरीके से वो इसको परिभाषित करते हैं, और आने वाले समय में वो सरकार के कामकाज को लेकर के उनका एजेंडा क्या है। संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने के कारण हम अगर इन 100 दिनों की विवेचना करना चाहेंगे तो इन 100 दिनों में ही के पूरा होने के पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर से जनता की अदालत में विश्वास पाया है। और रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव का परिणाम ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के काम पर विश्वास करते हुए ऐसी जगहों पर हमें विश्वास की चरम सीमा पर पहुंचाया है। जो निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक पंडितों के द्वारा बड़े दुरूह कहे जाते थे, असंभव कहे जाते थे, हमारे विरोधी दल की विचारधारा के गण कहे जाते थे, उनके विपक्ष के बड़े बड़े आलंबरदार उन संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते थे। मुझे लगता है कि वहां की जनता ने भी उत्तर प्रदेश की जनता के विधानसभा में दिए गए परिणाम के बाद और बड़े परिणाम भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र में विश्वास करने के कारण उत्तर प्रदेश की जनता के जनादेश का एक बार फिर से प्रतिफल
ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को मिला है जो राजनीतिक पंडितों को निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करने वाला रहा। तो मैं समझता हूं कि इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो करके दिखाया और जनता ने उस पर अपने विश्वास की मोहर भारतीय जनता पार्टी को लगाई है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में 100 दिन के कार्यकलाप का इससे बेहतर परिणाम नहीं हो सकता कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने असंभव से संसदीय क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा पर जनता के का जनादेश है। जनता विकास चाहती है और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है। मैं समझता हूं कि इन 100 दिनों का सबसे बढ़िया विश्लेषण लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है और भारतीय जनता पार्टी को असंभव से संभव करने वाले परिणाम दिए हैं और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में परिणाम दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव और कठिन कहे जा सकते हैं। ठीक है मनोज जी, संजय जी ने तो अपनी उपलब्धियां गिना दी। समाजवादी पार्टी इन 100 दिनों को किस रूप में देखती है? दूसरा एक सवाल यह भी उठता है कि इन 100 दिनों के भीतर ही रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव हुए और ये सीटें तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट थी। इन सीटों पर तो कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आजमगढ़ तो अखिलेश यादव स्वयं छोड़ करके आए थे। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर कब्जा कर लेती है तो जाहिर है जनता ने जो योगी सरकार के कामकाज है उस पर मुहर लगाई है। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? आपका आकलन क्या है और आप भारतीय जनता पार्टी के इन 100 दिनों के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे? देखिए मनोज, भारत के लोकतंत्र में इस तरह की चीजें आ रही हैं सामने कि किसी चुनाव को जीतने के उपलक्ष्य में या उपलब्धि में ये कहा जाता है कि साहब देखिए हमारी सरकार बहुत बेहतर चल रही है। ये तो वही वाली दिशा और दशा वाली स्थिति सामने आ गई तो कि हम साहब तो क्या परीक्षा कहा में फेल जाएगा? हो गए। तो क्या कहा जाएगा? चुनाव तो इसी आधार पे जीते जाते हैं मनोज यादव जी। चुनाव में तो इसी आधार पे पार्टियां जाती हैं। जब आम इलेक्शन होता है तब भी ये बताया जाता है कि हमने ये काम किया, अपने विकास के लेखे जोखे को लेकर के जनता के सामने जाती है। जनता इसी आधार पे वोट करती है, फिर किस आधार पे जाएंगे चुनाव में? जी उपाध्याय जी, बिल्कुल 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 आपका बिल्कुल वक्तव्य सही, सवाल भी सही, लेकिन विपक्ष के भी महत्वपूर्ण सवाल हैं। उन सवालों का जवाब चाहे तो सत्ता दे दे और चाहे तो मीडिया दे दे, दोनों को आजादी है इस बात की भी। अगर आप चुनाव डेवलपमेंट पे लड़ते हो तो आप डेवलपमेंट की बात करोगे। जब आप चुनाव नफरत पे लड़ते हो, हिंदू मुसलमान पे लड़ते हो, तो डेवलपमेंट से उसका कंपैरिजन किस आधार पे किया जाता है? किस आधार पे किया जाता है ये तो कोई बताएगा भाई। कुछ ना कुछ तो इसके होने चाहिए। हेट स्पीचेस, हिंदू मुसलमान, किसी के धार्मिक भावनाओं को भड़काना, लोगों को डिवाइड करना, इस आधार पे आप चुनाव लड़ते हो। परिवारवाद पे आप चोट करोगे, आप किसी रिश्तेदार पे चोट करोगे, आप किसी जाति विशेष पे चोट करोगे, और ये सारी चीजें करके आप डेवलपमेंट को अगर उससे आंकने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से वो जस्टिफाइड नहीं है। मैं पहला सवाल पूछता हूं सरकार से। योगी आदित्यनाथ सेकंड रिपीटेड मुख्यमंत्री हैं। उनके वक्तव्य थे सरकार बनने के बाद कि 100 दिन में हम 10,000 नियुक्तियां सरकारी नौकरी की करेंगे। कौन से विभाग की हो गई? विजय उपाध्याय जी हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हो सकता है आप उत्तर प्रदेश में ना हो उपाध्याय जी, लेकिन जो हमारे दो साथी इनको तो पता होगा किस डिपार्टमेंट में 10,000 नियुक्तियां कर दी गई। पूरे ओवरऑल डिपार्टमेंट का ब्यौरा हमको चौधरी जी देंगे, निश्चित तौर पे जनता खुश होगी। मेरे ख्याल से 10,000 छोड़ो, शायद 10 नियुक्तियां नहीं होंगी अब तक 100 दिनों में। तो सरकार किस बात पे खरी उतरी है, ये बात जरूर जाननी पड़ेगी। दूसरा सवाल आता हूं, आपने उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था की इतनी डींगे हाँकी, ये विगत जो भीषण गर्मी हुई है ये किस तरह बीता है सबको पता है। क्या किया सरकार ने? क्या इसके बारे में कोई जवाब देंगे? हमने चुनाव जीत लिया इसलिए हम सब अच्छा कर रहे हैं, ये पैमाना किस आधार पे अगर सरकार तय कर देगी कि हमने चुनाव जीत लिया तो हमने सब अच्छा कर दिया? तो समाजवादी पार्टी ने भी तो सारे चुनाव जीत लिए थे। हमारी सरकार के उपचुनाव जितने होते थे, हम 24 से 36 तक पहुंच गए थे विधानसभा की संख्या को। हम कितने सारे चुनाव, 1 दर्जन 1.5 दर्जन से ज्यादा चुनाव जीत गए। तो क्या
जनता ने उसको नकार दिया। चुनाव तो हम जीत गए, लेकिन जनता ने हमारे काम को नकार दिया। और जिस तरीके से मौजूदा सरकार लगातार हेट स्पीच कर रही, और काम क्या किया ये भी तो जान ले, बुलडोजर चला उत्तर प्रदेश में, किस पे? विपक्ष के नेताओं पे, मनोज विपक्ष जी, पार्टी के चुनाव से समर्थकों। पहले जिन्ना का नाम सबसे पहले किसने लिया था? मनोज जी, चुनाव से पहले जिन्ना की बात सबसे पहले किसने की थी? किसने पाकिस्तान की बात की थी? उसके बाद फिर शुरू हुआ। और योगी सरकार तो बुलडोजर पे चल रहे थे। इन्होंने तो शासन और सुशासन इन दोनों पे ही इस बार तो वोट मांगे। हिंदू और मुस्लिम पे तो वोट मांगे ही नहीं थे इस बार। यहां तक कि राम मंदिर का जिक्र भी नहीं था उसमें। उपाध्याय जी, आपका अनुभव पत्रकारिता में बड़ा होगा, निश्चित तौर पे आपके बहुत सारे सावन भादव और कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ आपने देखे होंगे अपनी इस पत्रकारिता में। एक लाइन बता दीजिए, एक विधायक का पेट्रोल पंप जो कितने सालों से चल रहा था, कितने सालों से, और उसको एनओसी कौन देती है? सारी सरकारी संस्थाएं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, सब कुछ सरकारी। और वो पेट्रोल पंप बन गया, चल गया, कई साल बीत गए, और एक सरकार आती है उसको गिरा देती है, कहती ये तो अनलीगल है। एक मकान इलाहाबाद प्रयागराज का जो उसकी पत्नी के नाम था, और 10 वर्ष जाके जो अपराधी था उसको सजा दो, वो जेल गया, उसके मकान को गिरा के बुलडोज कर दिया और कहा क्या गया ये तो साहब अवैध बना था। क्यों? आप इतने साल से कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया जिन्होंने अनर्गल काम किए? क्या बीजेपी की सरकार ये जवाब दे पाएगी? देगी। मैं अधिकारी हूं, मैं एलडीए का हूं, प्रयागराज के अथॉरिटी का मैं वीसी हूं, क्या उसको सस्पेंड किया गया? सिर्फ आप उस पार्टी विशेष के पदाधिकारी नहीं, को, अधिकारियों को सस्पेंड किया है। देखिए, पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के डीआईओ सस्पेंड हुए। भ्रष्टाचार लापरवाही के मामले में डीएम सोनभद्र, एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड हुए। बहुत सारे मामले हैं। उपाध्याय जी प्लीज आप ऐसा नहीं है, काम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही। और यहां तक कि डीजीपी को हटाया गया तो ये कह करके हटाया कि काम में लापरवाही के चलते इन्हें हटाया जा रहा है। उपाध्याय जी डाइवर्ट मत करिए, मैं कह रहा हूं जिस प्रयागराज में अवैध निर्माण कराया गया, वहां का प्रयागराज के विकास अधिकरण का, क्या उसके अधिकारियों को सस्पेंड किया गया? पेट्रोल पंप को एनओसी देके बनने वाले जिम्मेदार लोगों को क्या हटाया गया? नहीं हटाया गया। सिर्फ 10 वर्ष काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ये दुर्भाग्यपूर्ण। हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप एक मकान गिराओगे, 10 गिराओगे, इस देश को गिरा दोगे, निश्चित तौर पे समय जवाब दे देगा। लेकिन ये वो लोग हैं, किसी की हो सकता है झोपड़ी मजबूत न कर पाए हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में हजारों हजार लोगों के आवासों को ढा दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया, व्यापारिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया गया। ये बर्बाद करने वाले लोग डेवलपमेंट क्या 100 दिन का बताएंगे? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत और विघटन किया है प्रदेश और समाज में। इसके अलावा मैं इनका कोई अचीवमेंट नहीं मानता। एज ए विपक्ष नहीं, एज ए उत्तर प्रदेश का आम नागरिक की हैसियत से बात कह रहा हूं। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम किसी के संजय जी सुन रहे हैं, संजय जी से जवाब लेंगे इसका। जी मनोज जी आप बोलिए। देखिए मनोज भाई संजय जी कह रहे थे कि इन्होंने तो आप ही की पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इनका कहना है कि 100 दिन में कुछ हुआ नहीं और चुनाव तो हारते जीतते रहते हैं। नहीं, मुझको लगता है कि मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह विपक्ष की भूमिका निभाते रहिए, एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करते रहिए और जनता से अपेक्षा कीजिए कि जनता इसी तरह से अपना मंतव्य प्रकट करते रहे। मुझे लगता है कि जो जिसकी ये गिना रहे थे कि अगर इतने दिनों तक नहीं गिरा तो क्यों गिरा दिया गया, यानी कि अगर किसी सरकार में सरकार के संरक्षण में कोई सरकारी जमीन का कब्जा कर ले तो 5 साल के बाद किसी सरकार को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाए। इनके कहने के तर्क तो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं कि यानी कि एक बार जो गलत काम हो गया वो हमेशा के लिए सच बनकर सामने खड़ा रहेगा। कोई भी सरकार उस पर अपना ऐसा काम ना करे कि उनको हटाया जाए। पिछली सरकारों के समय में अगर गलत हुआ है तो उनको सही करने का सरकार को अधिकार है, लेकिन छोटे छोटे कामों को, चूंकि जो जमीन पर काम उतरते हैं, उनको समाजवादी पार्टी के मित्र नोटिस में नहीं लेते हैं। ये सरकार ने आते ही, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो पीसीएस हो, उनके खिलाफ प्रभावपूर्ण कार्रवाई की है। मुझे लगता है कि छोटे छोटे मामले जिन पर ऐसी घटनाएं होती थी, परिवार में द्वंद्व होते थे,
वहां परिवार के अंदर संपत्ति के विभाजन के माध्यम से उनकी रजिस्ट्री को न्यूनतम दर के आधार पर करने के साथ जनता को सुलभता दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के वो मंत्री सारे के सारे मंत्रियों को जनता के बीच में जाने के लिए वो जिलों में जाएंगे, वो गांव में जाएंगे, वो कमिश्नरीज में जा रहे हैं, जनता के बीच में जाकर उनका फीडबैक ले रहे हैं। पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को 11 विभागों में बांटकर उनका फीडबैक लेकर सरकार आगे की योजनाएं बना रही है। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक्स चेंज होते हैं उसके ऊपर समाजवादी पार्टी के लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण ऐसा होता है कि बार बार लगातार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद देती है और चुनाव में भी जनता के बीच में न जाने वाले, देखिए ये जो युति है, ये जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, इसमें जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी चुनाव में वोट डालने नहीं जाते और अखिलेश यादव चुनाव में वोट मांगने नहीं जाते। तो जिन्हें वोट डालना भी गवारा नहीं है, वोट मांगना भी गवारा नहीं है, ऐसा राजनीतिक दल मुझे लगता है कि जनता की समस्याओं से दूर होता जा रहा है। और इसीलिए बार बार लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता का जनादेश और अधिक प्रेरणा से मिला है। ये बुलडोजर केवल सरकार। ठीक है संजय जी। संजय जी, हम कांग्रेस के अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस अंशु जी, क्या हो गया कांग्रेस को? समाजवादी पार्टी तो दिखाई भी देती है, सबसे बड़ा विपक्षी दल भी है, लेकिन कांग्रेस न सड़क पे दिखती है, न सदन में दिखती है, आखिर और न संगठन में कहीं कोई अता पता है। आखिर हो क्या गया है? और खैर अब जो भी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इन 100 दिनों को, भारतीय जनता पार्टी के इन 100 दिनों के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस अगर 100 दिनों को बहुत अच्छा नहीं मानती है, नंबर नहीं देती है, तो कांग्रेस की तैयारी क्या है? 2024 की तैयारी क्या है? ये तमाम सारे सवाल हैं। आप अभी ये बताइए कि इन 100 दिनों को, भारतीय जनता पार्टी के शासन को आप किस रूप में लेते हैं? जी पादे जी, आपने कांग्रेस पर टिप्पणी की है, तो उससे पहले एक बार तो आपने कांग्रेस पर टिप्पणी की है, तो एक बार तो उसको लेकर मैं अपनी बात कर दूं, उसके बाद 100 दिनों पर बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर है। हम जनता के बीच में जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनादेश नहीं मिला या जनसमर्थन नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी विपक्ष की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसे नहीं निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी मुद्दा हो, चाहे हाथरस की घटना रही हो, या उभा रहा हो, या लखीमपुर में जो किसानों का नरसंहार भाजपा सरकार ने किया था, अगर कोई लड़ाई लड़ा तो कांग्रेस पार्टी लड़ी, प्रियंका गांधी जी लड़ी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा पीड़ितों के साथ अगर कोई खड़ा था तो हम खड़े थे। हाँ, ये अलग बात है कि चुनाव के समय जनता की नजर में हम विकल्प बनते नहीं दिखे, शायद इसीलिए जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया। अब बात करते हैं कि 100 दिन की। देखिए, सही बात तो ये है कि जनता ने बड़े भरोसे से, बड़ी उम्मीदों से इन पर विश्वास किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है प्रदेश की जनता को। मुझे आप बताइए, 2 करोड़ नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या मिला उन्हें? रोजगार मांगने पर तो सिर्फ लाठी और मुकदमे मिल रहे हैं। अब अपने साथी से पूछेंगे कि योगी 1.0 में भी कहा था कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दे पाए, नौकरियों का डिटेल नहीं बताते हैं। 2.0 में भी आश्चर्य की बात है कि 100 दिन में कोई भी ऐसी प्रक्रिया, ऐसी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई कि नौजवानों को भरोसा हो कि इस सरकार में नौकरियां मिलेंगी। उत्तर प्रदेश देश के सबसे 3 गरीब राज्यों में पहुंच गया, ये उपलब्धि है 100 दिन की। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे फिसड्डी है, नीचे बैठा हुआ है, सबसे नीचे, बेरोजगारी में सबसे नीचे। तो जो सारी चीजें हैं, तो उससे ये पता चलता है कि भाजपा सरकार को आम जन को लेकर कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम विपक्ष में हैं। संजय जी अभी हमारे साथी को कह रहे थे कि नहीं ठीक है, आप विपक्ष में रहिए। संजय चौधरी जी, आप भी उसी विपक्ष से, 60 साल के विपक्ष से होते हुए ही आज पक्ष में पहुंचे हैं, इसलिए उस पर इतना इतराने की बात, इतना ज्यादा उस चीज को हास्यास्पद तरीके से कहने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में दोनों की अपनी गरिमा है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी
विपक्ष को सम्मान देना नहीं जानते। बिल्कुल। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता देख रही है और आने वाले समय में जवाब भी देगी। अभी तो सिर्फ दूसरा रिज्यूम है ये उत्तर प्रदेश में। हमने इस देश में और उत्तर प्रदेश में 50 साल से ज्यादा जनता ने जनादेश दिया, लेकिन हमने कभी विपक्ष का अपमान नहीं किया। हमने इसी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा विपक्ष के रूप में सम्मानित तरीके से उनकी बातों को सुना। राजस्थान में भी उदयपुर की घटना के बाद तुरंत कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस पर चिंतन किया। हाँ, अब संजय चौधरी जी को लगता है कि हम अकेले सारी समस्याओं से पार पा लेंगे, तो आपके सामने हंस रहे। आप देखिए, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, अपराध चरम पर है, कोई नया इन्वेस्टमेंट। घटना विषय नहीं है, विषय 100 दिन सरकार के हैं। विजय उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लगातार यूपी में सक्रिय रहे हैं और राजनीति को बहुत करीब से देखा है। ये पिछले जो 100 दिन हैं उनको आप किस रूप में देखते हैं? अभी आपने तीनों वक्ताओं को सुना, सभी राजनेता हैं और अपने अपने नज़रिए से सबके अपने तर्क हैं, जवाब हैं। विजय जी, आप इन 100 दिनों को किस रूप में लेते हैं, किस तरह से देखते हैं? आपसे उम्मीद है कि आपकी जो राय होगी वो निष्पक्ष होगी। देखिए, कोई सरकार जब अस्तित्व में आती है उसके बाद सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, हम लोगों ने तमाम सरकारें देखी हैं, लेकिन योगी जी की सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद इन्होंने एक एक विभाग का पहले प्रेजेंटेशन, टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये बहुत जरूरी होता है किसी प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए जहां 25 करोड़ की आबादी हो और इतना बड़ा स्टेट हो जिसकी आबादी बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज़्यादा हो, उसको अगर आप विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो जाहिर है कि आपको फोकस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा, यानी लक्ष्य निर्धारित करके आपको काम करना पड़ेगा। सरकार वही करते हुए नजर आई। 100 दिन के इनके लक्ष्य जो हैं उसका रिजल्ट ये सरकार बताएगी, 4 या 5 तारीख को ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। लेकिन जो होम डिपार्टमेंट का अभी जानकारी उन्होंने दी अवनीश अवस्थी जी ने, उसमें उन्होंने बताया कि हर थाने पे 10-10 टॉप 10 क्रिमिनल्स चुने जा चुके हैं और कुल 1300 कितने थाने हैं उत्तर प्रदेश में और करीब लगभग 15,000 टोटल जो है ऐसे टॉप 10 क्रिमिनल सेलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि 112 का जो टाइमिंग है पहुंचने का, वो पहले 20 से 30 मिनट था, अब वो घट के 15 मिनट के नीचे आ गया है, 10-12 मिनट में पहुंच रही है, यानी नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ाई गई होंगी जो PVR इनकी टहलती है। तो सरकार काम करने की कोशिश करती नजर आ रही, ब्यूरोक्रेसी पे लगाम है। 2 IPS 2 IAS के साथ कई और महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों को इसलिए उनको सस्पेंड किया गया या हटाया गया कि वो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। इसके अलावा लगातार फील्ड में है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो। मंत्रियों के पहली बार उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का शेड्यूल सेट किया गया कि आप कब ऑफिस में रहेंगे और कब दौरे पे रहेंगे और कब आप क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे। ये पहली बार प्रयोग किया गया और ये प्रयोग बहुत जरूरी इसलिए था क्योंकि जो जनता की ग्रीवांसेस हैं उसके साथ आपको जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ आप मंत्री होने के नाते अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आप उस भूमिका को समझिए, अपने विभाग की समीक्षा करिए, निरीक्षण करिए, औचक निरीक्षण करिए, और ताकि लोग जो डिलीवरी सिस्टम है वो बेहतर हो। कई ऐसे और भी सरकार ने प्रयोग किए हैं, खास तौर पे जब विभागों ने अपने टारगेट जो बनाए हैं उन टारगेट को अचीव करने के लिए समीक्षा बैठकें रेगुलर हों, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भी ज़्यादा एक्टिव किया गया। हालांकि चीफ सेक्रेटरी एक्टिव होते ही हैं, लेकिन उनको ज़्यादा एक्टिव किया गया, एक शेड्यूल उसका बनाया गया कि किस तरीके से अधिकारी काम करेंगे। आप और क्या कोशिश कर सकते हैं? अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो 10,000 दरोगाओं की नौकरी इन्होंने दी, भर्ती की है, और भी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू करने जा रहे हैं। फिर एक घोषणा की मुख्यमंत्री ने कि हर परिवार से हम एक आदमी को रोजगार देंगे या नौकरी देंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि सभी को नौकरी मिले, क्योंकि सरकार के पास बजट सीमित होता है और हर आदमी सरकारी नौकरी में आके एक सेफ जीवन चाहता है। ये बात सही है, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी करिए, ऊपर की इनकम करिए, जनता को परेशान करिए, इसके लिए आपको फ्रीडम मिल जाता है। लेकिन रोजगार भी मिले, स्वतः रोजगार भी मिले, यानी आप प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है विजय जी, आते हैं आपके पास। संजय जी,
संजय जी, दो मुद्दे जो मनोज जी ने भी कहा और अंशु अवस्थी जी की भी बातचीत में नजर आया। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार को लेके जब चुनाव हो रहे थे तब भी बातें की जाती थी, आज भी बातें की जा रही हैं। और दूसरा बिजली चुनाव से पहले तक मुद्दा नहीं था यूपी में। बिजली की कोई समस्या नहीं थी, संकट नहीं था, कटौती नहीं थी। लेकिन इन 100 दिनों में अगर हम देखें तो रोजगार का मुद्दा तो सनातन है। नौकरियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी और फिर नए युवा आएंगे। लेकिन बिजली को लेकर के एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर के हमने भी कई बार कार्यक्रम किए। तो ये जो बिजली की समस्या अचानक क्यों उत्पन्न हुई और सरकार इस पर काबू पाने में क्यों नहीं सफल हो पा रही है? संजय जी। देखिए, आपने जो रोजगार की बात उठाई, उत्तर प्रदेश, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण उतना नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए, यानी कि स्टेट को वेलफेयर के मोड पर लाने के लिए प्लानिंग, पॉलिसी और डेवलपमेंट, ये जो 3 उसके प्रोसेस हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए, एक वातावरण के निर्माण करने के लिए अपनी प्लानिंग, अपनी पॉलिसीज, हमने देखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है, नंबर 2 की पोजीशन में। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 100 दिन के भीतर हुई है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक उत्तर प्रदेश औद्योगिकीकरण की रफ्तार को नहीं पकड़ेगा, तब तक उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जो मानव संसाधन है, वो मानव संसाधन ट्रेंड होकर उन उद्योगों में नहीं जाएगा और उन उद्योगों में उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। तब तक कोई भी राज्य इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नहीं खड़ा हो सकता। मुझे लगता है कि 100 दिन के भीतर ही इस प्रकार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उद्योगों का आना और उनका जमीन पर काम करना शुरू करना उत्तर प्रदेश में उपलब्ध मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिमार्केबल अचीवमेंट्स किए हैं। बेहतर सड़कों का जाल बनाना 100 दिन के भीतर, मुझको लगता है कि 1 हफ्ते के भीतर जो बुंदेलखंड का एक्सप्रेस हाईवे था, जो विकास से बिल्कुल अछूता था, वो भी विकास की रफ्तार में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है। बेसिक्स पर काम करने का असर यह है कि बुंदेलखंड में जहां पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, चाहे वो 45 साल पुरानी बाण सागर परियोजना हो या अब बुंदेलखंड में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की योजना का नीचे तक पहुंच रही है। ये जो बेसिक्स पर चेंज हो रहे हैं, इसीलिए ऊपर से देखने वाले राजनेता जो एसी में बैठकर जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जमीन पर किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उससे वो दूर रहते हैं। आपने दूसरा प्रश्न उठाया, बिजली की जो समस्या थी वो देश में एकाएक आई समस्या थी। पूरे देश में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रबंधन के कारण आज डिमांड बढ़ने के बावजूद भी हम उसको बेहतर तरीके से बिजली की आपूर्ति कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा आपूर्ति उत्तर प्रदेश में बीते सालों में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। और दूसरा के जो भी और उपलब्ध ऊर्जा के साधन हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी के माध्यम से हो, उनको भी प्रमोट करने का बात हो रही हो। बीते सालों में उसको केवल हमने देखा है कि रेजिडेंशियल यूज हो रहा था। अब रेजिडेंशियल यूज के साथ साथ उसके कॉमर्शियल यूज पर भी सरकार ने काम करना शुरू किया है। तो मुझे लगता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब तक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पर, जब तक मूलभूत समस्या के समाधान पर काम नहीं होगा, तब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए जब हम गांव, गरीब किसान की बात करते हैं, जब किसान का घर बनता है, जब किसान की समस्या का समाधान होता है, खेत में पानी पहुंचता है, घर तक नल से पानी पहुंचता है, तभी उसको लगता है कि विकास उस तक पहुंचा है। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा पैमाना है कि जनता की अदालत में जनता ने अपने जनादेश को इन 100 दिनों के काम पर मोहर लगाई है। तो ऐसे राजनीतिक दल जो या तो चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है संजय जी, बिल्कुल। मनोज जी, बेरोजगारी की बात हो गई, बिजली की बात हो गई, आपने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन एक सवाल मेरा भी है। सवाल ये है कि सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं, लेकिन जहां उनकी ज़रूरत है, मेरा मतलब है आजमगढ़ की सीट, वो उनकी सीट थी, वहां से सांसद थे,
उनको वो इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो विधायक चुन लिए गए और अब विपक्ष के नेता है। प्रदेश में सबसे बड़े विपक्ष के नेता अखिलेश यादव है, लेकिन जमीन पर वो दिखाई नहीं देते। आजमगढ़ वो गए नहीं प्रचार करने के लिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी ऑफ द रिकॉर्ड ये कहना है कि अगर अखिलेश यादव जाते तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होते। तो क्या अखिलेश यादव चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते? और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव जीतती है और दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं ये 2024 के लिए, और समाजवादी पार्टी अभी भी जागने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका जो दिखाई देनी चाहिए वह दिखाई नहीं देती है। मनोज जी। देखिए उपाध्याय जी, सिलसिलेवार में तमाम सारे सवालों का जवाब दूंगा, सवाल भी पूछूंगा। हो सकता है मेरा सवाल गलत हो सकता है आपका सवाल गलत हो, मेरा जवाब सही हो, आपका सवाल गलत हो, आपका नहीं, आपको पूरा समय दूंगा और पूरी तफ्तीश के उसके साथ बोलिए आप, समय लेकर के। जी। मैं ये विधानसभा में तो कोई तीतर उड़ाने का काम किया नहीं जा सकता है। विधानसभा और संसद में दोनों जगह पे जो बात कही जाएगी ऑन द ऑथेंटिक बात कही जाएगी, उसके सवाल और जवाब दोनों। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेता विरोधी दल है, उन्होंने एक सवाल पूछा था सरकार से। अभी जब 8 दिन का सेशन चला है, विजय जी मेरी बात को गौर करेंगे तो निश्चित पुष्टि करेंगे। उन्होंने कहा था कि आप बता दो 5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश में आपने बिजली पे कौन सा काम किया, कौन सी बिजली संयंत्र लगाने का काम किया जिससे कि आप 1 यूनिट का उत्पादन एक्स्ट्रा कर पा रहे हो पूर्व की सरकारों के द्वारा किए गए संयंत्रों को छोड़ के। क्या आपने या इस पैनल में बैठे संजय जी को अगर छोड़, संजय जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख से सुना कि हाँ फला बिजली का संयंत्र इस जिले में बीजेपी की सरकार ने लगाया? अगर नहीं लगाया तो एक्सेप्ट करो। आप बिजली की बात पे सवाल अगर पूछा जा रहा है कि देश प्रदेश में सबसे महंगी बिजली अगर पूरे देश में कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, वो किसानों के लिए भी आम जनता के लिए भी। तो इस अचीवमेंट को आपको तालियां अगर आपको मिलती हैं तो स्वागत है, आप सरकार बना लो, जीत लो, आपका वेलकम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पे आता हूँ, आपने जलकल योजना की बात करी। मुझे अच्छा लगता है कि गांव और बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर हो रही है। इतना अच्छा काम किया आपके मंत्री ने, महेंद्र सिंह जी ने, और 30,000 करोड़ की वो योजना थी, वो बहुत अच्छा काम हुआ। आपने मंत्री ही हटा दिया वो वाला, क्यों हटा दिया? अब ये नहीं समझ में आया, जो अच्छा काम किया उसको हटा दिया। नगर विकास मंत्री ने इतना अच्छा काम किया उसको हटा दिया। यो जो पीडब्ल्यूडी वाले थे उनका अच्छा काम किया उनको हटा दिया। इस तरह 1 दर्जन मिनिस्टर ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सब आउट ऑफ मिनिस्ट्री की कैबिनेट से बाहर हो गए। क्यों? इसका तो जवाब होना चाहिए। कोई सवाल नहीं पूछता आपसे। आपका इतना बड़ा अचीवमेंट है, परफॉर्मर मिनिस्टर वो बिजली वाले जो शर्मा जी मथुरा वाले, वो भी हटा दिए गए, कोई बचा ही नहीं। इसका मतलब सरकार के मंत्री ने, सरकार की कैबिनेट ने, सरकार के लोगों ने काम अच्छा नहीं किया था। वही बात पुनः रिपीट कर रहा हूं उपाध्याय जी कि सरकार ने नफरत पे चुनाव लड़ा, सरकार ने दूसरे मुद्दों पे चुनाव लगा, डेवलपमेंट पे सरकार पूरी तरीके से फेल है। और जो एजेंडा सरकार के हैं, जो आरएसएस का एजेंडा है, जो बीजेपी का नफरत का एजेंडा, हिंदू मुसलमान का एजेंडा, नफरत करने का एजेंडा, उस पे सरकार पास है। बुलडोजर पे सरकार पास है। डेवलपमेंट पे सरकार की कोई उपलब्धता नहीं। चाहिए 100 दिन हो, चाहे 1000 दिन हो, और चाहे 1865 दिन, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब की उपाध्याय जी बात कर लीजिएगा। सरकार ने विधानसभा के पटल पे कोई ऐसा काम नहीं बताया। नेता विरोधी दल के 100 सवाल का एक जवाब नहीं दे पाए, एक जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ यही बात कही कि ये परिवार वाले हैं, वो क्या अपने घर से पैसे लेके आए थे, क्या वहां ये किया गया था, वहां वो किया गया था, सिर्फ इसी पे उलझा के रखा। फिर भी नेता विरोधी अखिलेश जी की बात का जवाब नहीं दिया। मैंने अखिलेश जी को लेकर भी कुछ पूछा था, उस पर भी प्रकाश डाल देते। देखिए, मैं बार बार कई डिबेट्स में इस बात को कह चुका हूं और शायद मुझे पुनः रिपीट करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी, विजय जी इस बात को बेहतर जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं, चाहे आदरणीय नेताजी रहे हो या आदरणीय अखिलेश जी रहे हो, किसी भी उपचुनाव में वो प्रचार करने नहीं गए, कभी भी नहीं गए। जब हमने गोरखपुर जीता था, योगी का गढ़, और 2 डबल इंजन की सरकार थी, तब भी नहीं गए।
जब फूलपुर जीता तब भी नहीं गए, नूरपुर जीता तब भी नहीं गए, ठीक है। हम जलालपुर की सीट जीते तब भी नहीं गए, बिल्कुल। और जैदपुर की सीट जीते तब भी नहीं गए, जो हकीकत है। लेकिन एक मीडिया ट्रायल चला कि अखिलेश यादव जी चले जाते ठीक तो है। जीत लेते। निश्चित तौर पे हमारे नेता इस बात पे गौर फरमाएंगे, लेकिन ये एक हमारा संवैधानिक सिस्टम था पार्टी का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अब्सेंस में हम लीडरान जो है पार्टी के नंबर 2 के नेता, नंबर 3 के कार्यकर्ता, वो मिलकर चुनाव लड़ते थे, उपचुनाव। लेकिन अगर आज जनता की ये मांग है या मीडिया का ये ट्रोल है कि नहीं अखिलेश यादव को जाना चाहिए, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी इस बात का ध्यान रखेंगे और भी काम समाजवादी पार्टी इससे बेहतर करने के लिए मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य के समय में काम करने के लिए तैयार है बैठी। ठीक है, ठीक है। संजय जी से आपके सारी बातों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अंशु जी से पूछ लेते हैं कांग्रेस के। अंशु जी, रोजगार और बिजली को लेकर के आपने भी बोला, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम सारे काम योगी सरकार ने गिनाए हैं और उन सब में जो महत्वपूर्ण सबसे है, वो जिस पर पूरा यूएसपी है योगी सरकार का, वह है अपराधों पर नियंत्रण। अपराधों पर नियंत्रण के लिए योगी की प्रशंसा न केवल यूपी में हो रही है बल्कि बाकी प्रदेशों में भी। अभी जब उदयपुर की घटना हुई है तो वहाँ पर ये ट्रेंड कर रहा है कि राजस्थान में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए या शासक चाहिए। तो ये तो मानते हैं ना कि अपराधों पे नियंत्रण हुआ है, इसीलिए देश भर में ये ट्रेंड कर रहा है। अंशु जी, वहाँ आपकी सरकार है, इसलिए मैंने आपसे राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछा है, और वहाँ 1 साल बाद चुनाव भी है। तो योगी जी कहीं ना कहीं अपराध मुक्त प्रदेश के लिए तो जाने ही जाते हैं। आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में जब जब आपराधिक घटनाएं हुई, यूपी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभाल पाने में फेल रही। कमलेश तिवारी का उत्तर प्रदेश में हत्या हुई थी। आज तक मुझे लगता है कि लगभग 3 साल हो रहे हैं, आज तक उनके हत्यारे पकड़े नहीं गए। आज उनकी पत्नी ने भी गुहार लगाई है सरकार से कि उनको थ्रेट दिया है, लोगों ने धमकी दी है। आप देखिए कि राजस्थान से कैसे तुलना कर सकते हैं, कहीं कुछ भी ऐसा ट्रेंड नहीं चल रहा है। ये ट्रेंड जरूर चल रहा है कि भाजपा की आदित्यनाथ सरकार राजस्थान से उस मॉडल को सीखे कि हमने कन्हैया के हत्यारे आतंकियों को कैसे 8 घंटे के अंदर पकड़ा, कैसे हमने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सामंजस्य बिठाकर प्रदेश में शांति की कहाँ चला ये ट्रेंड? ये लोग चाहते हैं कि राजस्थान कहाँ चल रहा है? देखिए, मैं अभी इस पर बहस करने के मूड में नहीं हूँ राजस्थान में क्या हुआ, क्योंकि हम 100 दिन सरकार के पे बात कर रहे हैं, राजस्थान पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड कहाँ चला जी, जब उस विषय पर कि राजस्थान के मॉडल से सीखें? क्या राजस्थान के मॉडल से योगी सरकार ये सीखे कि वो गुहार लगाता रहा सुरक्षा के लिए, उसको सुरक्षा नहीं मिली, और कन्हैया की शिकायत जिस दिन की गई 10 जून को, उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो 6-7 दिन जेल में रह के आया और कन्हैया लगातार पुलिस के आगे चक्कर लगाता रहा, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार ने उसकी नहीं सुनी और अंत में उसका गला रेत दिया गया। और उसके बाद अगर कांग्रेस की सरकार ढोल बजा रही है तो कांग्रेस को मुबारक हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि वहां पर जो ट्रेंड चल रहा है, लगातार जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लगातार ये ट्रेंड चल रहा है कि राजस्थान को योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो ये कहां पर ट्रेंड चल रहा है? ये आपके चैनल पर चल रहा होगा, दूसरी जगह तो कहीं नहीं चल रहा ये ट्रेंड। दूसरा, आप जो कह रहे हैं तो आप आधी अधूरी ना बात बताएं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कन्हैया ने आपस में जो समझौता किया था वो भी पब्लिक डोमेन में, शायद उस समझौते को आपने नहीं पढ़ा। तो वो समझौता पुलिस ने करवाया था। मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता, ये बहस 100 दिन पे है। वो समझौता पुलिस ने जबरदस्ती करवाया था, बैठाल के दोनों पक्षों को वो पुलिस ने करवाया था। वो समझौते हम जानते हैं कैसे होते हैं। और अगर मान लो समझौता कराया था, उसके बाद भी वो शिकायत कर रहा था कि उसकी जान को खतरा है, तो उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? नहीं, आप बताइए ना कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी 8 घंटे के अंदर पकड़ा गया है? हमने तो 8 घंटे के अंदर पकड़ कर दिखाया, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उससे सजा मिले। उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा उदाहरण अगर संजय चौधरी जी बता दें तो हम मान लें कि योगी सरकार का जो ट्रेंड है वो राजस्थान में उस पैटर्न की बात हो रही। अरे राजस्थान से सरकार से सीखें कि वहां पर किस तरीके से शांति व्यवस्था है।
हमने वहां पर 1,28,000 नौजवानों को नौकरियां दी हैं। इतने छोटे, यहाँ तो ये दे ही नहीं पाए, ये बताते ही नहीं हमने कितनी नौकरियां दी। उत्तर प्रदेश तो लगातार नीचे जा रहा है। आप योगी सरकार पर टिप्पणी करिए, राजस्थान सरकार का बखान नहीं। हम राजस्थान के चैनल पे नहीं है, यूपी के चैनल पे। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। नीति आयोग कहता है कि सबसे गरीब 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश है, जहां पर 37% से ज्यादा लोग गरीब हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि लोगों की आय घटकर आधी रह गई। आदित्यनाथ जी कहते हैं, संजय चौधरी जी कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अरे साहब 2022 जा रहा है, कब होगी दुगनी? लोगों की, किसानों की जो जीडीपी थी वो 4.3 से घटकर तो 2.3 पे आ गई, कब होगी दुगनी? तो आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल इतर हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जो बताते हैं, भाजपा के जो टीवी चैनलों पर प्रचार चलते हैं, जो होर्डिंग है वो बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा होता तो नीति आयोग क्यों कहता कि हम सबसे गरीब हैं, स्वास्थ्य में हम सबसे फिसड्डी हैं, आज भी 2 से 2.5 लाख शिक्षकों की कमी है, आज भी 37% स्कूल ऐसे हैं जहां पर ताला पड़ा हुआ है। तो आदित्यनाथ जी कहां की बात कर रहे हैं, किस राज्य की? हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने कलकत्ता के फ्लाईओवर की फोटो लगा दी थी, अगर उसी तरीके के किसी स्टेट मॉडल का उनको डॉक्यूमेंट दे दिया गया, पढ़ रहे हो तो बात अलग है। ठीक है अंशु जी, ठीक है। विजय जी आपने अंशु जी को भी सुना, मनोज यादव जी को भी सुना, तमाम सारे आरोप हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, इस कानून व्यवस्था के मोर्चे पे तो योगी सरकार को जरूर 10 में से 9 नंबर या 10 में 10 नंबर देना पड़ता है। कई चीजें हैं इसमें, कई पहलू हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ क्राइम कंट्रोल। लेकिन अंशु जी तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बताइए कि 8 घंटे में कोई अपराधी पकड़ा गया हो वारदात करने के बाद। कमलेश तिवारी का मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये तो सीधे सीधे योगी जी के जो भ्रष्टाचार वाली जो अपराध नियंत्रण वाली जो पॉलिसी है, उस पर सीधा सीधा अटैक है उनका। हाँ, मैं अंशु जी को जवाब नहीं दूंगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई थानों में तख्ती लटका के लोग खुद ही थाने में पहुंच गए और कहे कि आप हमें सरेंडर करा लीजिए। ऐसी भी घटनाएं हैं। देखिए, सख्ती है, बहुत ज्यादा सख्ती है, और उस सख्ती का चौतरफा असर है। ऑर्गेनाइज क्राइम जो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश में, पैरेलल गवर्नमेंट कई डिस्ट्रिक्ट में चलती रही है। सारे मसले वहाँ हल होते रहे हैं। कौन बालू खनन अवैध रूप से करेगा, कौन वसूली करेगा, कौन क्या करेगा। अभी भी कुछ पॉकेट अभी बचे हुए हैं। सरकार ने बहुत सख्ती से काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर है कि सड़क पे चलते समय लुम्पन एलिमेंट आपको कितनी अराजकता करते हैं, उसमें बहुत कमी आई है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। कई चीजें ऐसी है। देखिए, अपोजिशन ठीक है, अपोजिशन तो मुद्दा नहीं उठाएगा तो सरकार अलर्ट कैसे रहेगी? और सरकार में कमियां हमेशा रहती हैं। सरकार परिपूर्ण हो जाएगी तो फिर तो रामराज्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। और रामराज्य में भी देखिए सवाल उठाने की गुंजाइश वहां भी थी और सवाल वहां भी उठा। सरकार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। मैं जो कह रहा था शुरू में कि यही सरकार हर मोर्चे पे कोशिश करती नजर आ रही है, और ये पहली बार है कि हर फ्रंट पे सरकार खुद बहुत सक्रिय तरीके से अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन सवाल उठाता है, बहुत अच्छे सवाल उठाता है, और इन सवालों से सरकार को सुधार करने का मौका भी मिलता है। चाहे वो अभी विधानसभा की बात कर रहे थे मनोज यादव जी, वहां पे कई बहुत महत्वपूर्ण सुझाव अखिलेश यादव जी ने सरकार को दिए थे, जिसमें अधिकारियों को लेके भी था और योजनाओं को भी लेके था। और जब विपक्ष सुझाव देता है, मुझे लगता है कि उससे इसका मतलब कि एक सकारात्मकता प्रदेश में है। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो मुख्य मकसद है कि उत्तर प्रदेश बेहतर हो और उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो। मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव जी का भाषण है विधानसभा का, अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे, पिछले दिनों विधानसभा सत्र जब चल रहा था, बजट सत्र पे, तो जो उनका भाषण था वो पूरा यही बताता है कि सरकार 100 दिन में करीब सही रास्ते पे है। और उस भाषण में उन्होंने अलर्ट किया था मुख्यमंत्री को, इन चीजों से सावधान रहिए, उन चीजों से सावधान रहिए। आप हाईवे बना रहे हैं तो NHAI से पैसा लीजिए। उन्होंने सजेस्ट किया था गंगा एक्सप्रेस वे के लिए आप खुद पैसा क्यों लगा रहे हैं, आप NHAI से लीजिए। बिल्कुल, ऐसे कई सुझाव उन्होंने दिए थे। और
और मुख्यमंत्री जी ने उनके सुझावों का संज्ञान भी लिया है। ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सदन में निश्चित तौर पे देखिए, होता यह है कि जब आप किसी राज्य की हम लोग बात करते हैं तो राज्य में अभी उत्तर प्रदेश का जो कैरेक्टर हुआ करता था, मुझे याद है पिछली 25 सालों में हर सरकार को कानून व्यवस्था की चुनौती झेलनी पड़ी। खुद जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो ये सवाल होता था कि क्योंकि नोएडा में भी कुछ घटनाएं हुई थी, वहां के जो डिजिटल काम करने वाले लोग हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो सवाल यही होता था कि कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा। और इस सवाल से डे 1 से लेके आखिरी दिन तक बिल्कुल सपा सरकार जूझती रही। हम लोग भी कई बार ये सवाल पूछते थे और अच्छा नहीं लगता था कि हम अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था कब सुधरेगी। और एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि भाई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। तो जाहिर है मुख्यमंत्री अखिलेश को बुरा लगा होगा, लेकिन सवाल तो था, सवाल लोगों ने पूछा था। लेकिन अगर इस सवाल को हल करना, सख्ती से हल करना कि आप चाहे 150 लोगों एनकाउंटर में मारे जाएं, 1,500-2 हजार लोगों के पैर में गोली लग जाए, या फिर गुंडा एक्ट में लोगों के घर गिर जाए, 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी की जाए। 100 दिन में ये रिकवरी का भी मामला है, करीब 800 करोड़ रुपए की रिकवरी सीज किया गया है, ऐसा सरकार का दावा है। तो अगर आप किसी भी तरीके से क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसमें सख्ती करना पड़ेगा। अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो बात हल नहीं होगी। आप क्रिमिनल को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। ये बात ठीक है कि कई बार ऐसी परिस्थितियों में मनोज जी एक संक्षिप्त सा जवाब आपसे लेना चाहेंगे कि अब उसके बाद संजय जी से आखिरी जवाब लेंगे। मनोज जी, ये जो 100 दिन है उसमें अगर आपसे कहा जाए कि 10 में से कितने नंबर इस सरकार को दिए जाएं, तो आप इसको कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर देने वाली बात वहां पे होती है जहां पे विपक्ष का सरकार की नजर में कोई महत्व हो। अगर कोई महत्व ही नहीं विपक्ष का, विपक्ष की बातों को अनर्गल और प्रलापी कहा जाता है, वहां पे हम नंबर देने का राइट मुझे लगता ही नहीं कि विपक्ष के पास है। विपक्ष तमाम सारे मुद्दों पे सरकार से सवाल पूछता है। ऐसा मत कहिए भाई। नहीं, नेता ने हमारे सवाल पूछा, सरकार ने किस बात का जवाब दिया, बताया जाए ना। हमारा सवाल अभी मैंने पूछा, जलकल योजना 30,000 करोड़ का घोटाला। अगर मैं कहूं तो कहोगे आरोप लगा रहे हो। मैं कह रहा हूं आपने अगर जो अचीवमेंट किया 30,000 करोड़ का जलकल परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में, तो उस मिनिस्टर को हटा क्यों दिया आपने? इतना बेहतर काम, उसको तो प्रमोट करना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन आपने तो हटा दिया। इसका मतलब घोटाला हुआ होगा, तभी आपने उनको हटाया। एमएलसी तो वो थे ही और उनका कैरियर भी खत्म लगभग हो गया। तो कहने का मेरा ये अभिप्राय, मैं नंबर देने की स्थिति में इसलिए इस नाते कतई नहीं कि मेरा दिल छोटा है या मेरी समझ छोटी है। उपाध्याय जी, सरकार का दिल छोटा है, सरकार बेहतर लगेगा मेरी बात सुनने में। ठीक है मनोज जी। संजय जी, आखिरी रिमार्क आपसे ले लेते हैं, कंक्लूजन। इन 100 दिनों के कार्यकाल को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? बहुत सारे सवाल विपक्ष के जो हमारे साथी वक्तागण हैं उन्होंने उठाए, जैसे कहा कि जीरो टॉलरेंस जो अपराध पर है उसको लेकर के अंशु अवस्थी जी का जैसे कहना था कि ऐसा कोई एक कारनामा बताइए जिसमें त्वरित कार्रवाई हो और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया हो। कमलेश तिवारी अभी तक खुला घूम रहा है। कमलेश तिवारी का हत्यारा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसको कई साल बीत गए हैं, उसकी पत्नी को भी धमकी मिली है। बहुत सारे सवाल उठाए हैं, आपने सबको सुना है। आपका कंक्लूजन रिमार्क इस पर चाहिए संजय जी। देखिए, मैं कांग्रेस के मित्र से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि अपराध के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में उन्होंने चर्चा की है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का सबसे बड़ा सरताज, उसके बारे में पंजाब विधानसभा के अंदर पंजाब के जेल मंत्री का एक वक्तव्य है कि कैसे उत्तर प्रदेश के बदमाशी का जो शहंशाह है उसको कांग्रेस की सरकार ने लंबे अरसे तक जिसकी दुश्मनी चलती है उसका नाम अपने यहाँ रखा था। और दूसरे नहीं करती है। अरे मैं आपको सुन रहा था भैया, क्यों मिर्चा लग रही है? संजय जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। अंशु जी, संजय जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। दूसरे इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया
कि जो मंत्री बेहतर कर रहे थे उनको क्यों हटाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि धरती पुत्र मुलायम सिंह जी तो बहुत बेहतर कर रहे थे, आप बताइए उनको अखिलेश यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से क्यों हटाया। अगर यही आपका पैमाना है कि आप बताओ ना, धरती पुत्र मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया। अगर काम ही पैमाना होता तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलायम सिंह यादव को क्यों हटाया गया। इसका मतलब मुलायम सिंह यादव खराब काम कर रहे थे। अपराधियों पर जब भी हमला करते हैं तो समाजवादी पार्टी पता नहीं क्यों नाराज हो जाती है। अरे भैया मैं अपराधियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं अपराधियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, आप उनके समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि पूरे योगी आदित्यनाथ जी का रिश्तेदार नहीं है भाई। 100 दिनों के बीच में अपना जनादेश दे दिया है और जनादेश उन विधानसभाओं से आया है जिसमें 14 विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के 100 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने अपना दृष्टिकोण। समय कम है, मैं बहस यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये विवाद चलता रहेगा, पक्ष और विपक्ष में ये विवाद और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलती रहनी चाहिए। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 6 तारीख के लिए सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है। 6 जुलाई को सभी मंत्री अपने विभाग की कार्य योजना पेश करेंगे। वह ये बताएंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या काम बाकी रह गए हैं, वे टारगेट कैसे अचीव किए गए हैं और कैसे आने वाले समय में बाकी टारगेट को अचीव करेंगे। यह सिर्फ एक बानगी भर है, यह आगाज भी है 2024 का। आने वाला समय पक्ष और विपक्ष की ये लड़ाई और भी तेज होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अभी से चुनावी मैदान में कूद गई है। विपक्ष को अभी इस पर सोचना है, इंतजार करना है। जनता टीवी पर समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।